हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडियन रेफरेंस। प्रथम विश्व युद्ध भारत के संदर्भ में। जब यह युद्ध आरंभ हुआ उस समय भारत उपनिवेशिक शासन के अधीन था। यह काल भारतीय राष्ट्रवाद का परिपक्व काल था, किंतु अधिकतर जनता गुलामी की मानसिकता से ग्रसित थी। भारत की जनता ब्रिटेन के दुश्मन को अपना दुश्मन मानती थी। उस समय तक सरकार को माई बाप समझने की प्रवृत्ति थी और इसलिए जो भी सहयोग ब्रिटेन की भारत सरकार को चाहिए था, भारत के लोगों ने दिया। भारत की ओर से लड़ने गए अधिकतर सैनिक इसे अपनी स्वामी भक्ति का हिस्सा मानते थे। जिस भी मोर्चे पर उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया वो वहाँ जी जान से लड़े। इस युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ मेसोपोटामिया, इराक की लड़ाई से लेकर पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया के कई मोर्चों पर मिस्र तक जाकर भारतीय जवान लड़े। When this war began, India was under colonial rule. This period was maturity period of Indian nationalism, but most of the public was suffering from the mentality of slavery. The people of India considered the enemy of Britain as their enemy. Till that time, the government had a tendency to think of mother, father, and so the people of India gave whatever cooperation the British government of India wanted. Most of the soldiers who went to fight on behalf of Indian considered it as a part of their loyalty. Whichever front they were sent to fight, they fought wholeheartedly in this war. Indian soldiers fought against the Ottoman Empire from the Battle of Mesopotamia to many frontiers of Western Europe, East Asia and Egypt. भारत से जो सैनिक भेजे गए वो अपनी मजबूरी से गए, बहुतों को ज़बरदस्ती ले जाया गया। और जो यहाँ के नेता लोग थे जिनके भरोसे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे या जिनसे उन्हें ये उम्मीद थी कि वो उन्हें आज़ादी दिलाएंगे, उन्होंने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें ये बताया कि भाई देखो, आप तो वफ़ादार वो हो, आपका काम है अपने मालिक की हर बात मानना और उसके आगे पीछे घूमते रहना, उसके पैरों की तरफ देखते रहना, कभी उससे नज़र से नज़र मिला के बात नहीं कर लेना। और इस तरह का कि भाई आप ब्रिटिशर हैं तो क्या हुआ, आप ही हमारे माई बाप हैं, इस तरह का जो उनको फीडिंग कराई गई, बहुत सारे नेताओं ने कराई, अभी हम आगे भी इसमें देखेंगे। उन नेताओं ने उनको यहाँ से ज़बरदस्ती फुसला के प्यार से समझा बुझा के लड़ने के लिए फ्रंटों पे भेज दिया, ऐसी जगहों पे भेज दिया जिस जगह पे से उनका कोई पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये जगह कैसी है, जानवर हैं, इंसान हैं, अननोन जगह है। ऐसी जगह पे, ऐसे बैटलफील्ड में उनको लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। कुल 8 लाख भारतीय सैनिक इस युद्ध में लड़े, जिसमें से कुल 47,746 47,746 मारे गए, 65,000 घायल हुए। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो गई, बैंड बज गया भारत की इकोनॉमी का। अब एक बात सोचने वाली है, 8 लाख सैनिक गए थे और 1 लाख का ये डेटा है 47746 प्लस 65,000। अगर ये टोटल करें तो 1,12,746 आदमी आता है। 6,87,254 ऐसा आदमी है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या भेज दी गई। वो जो गए वो आपके हमारे पूर्वज थे, आपके हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग थे। वो गरीब तबका था जो रोज़ खाने की तलाश में मेहनत करता है, महीने की एक मुश्त सैलरी के लिए नौकरी करता है। वो उस तरह के लोग थे। टोटल 8 लाख इंडियन गए और टोटल 8 लाख में से ये रिकॉर्ड में है और बहुत सारे अनरिकॉर्डेड हैं, वो रिकॉर्ड पे कहीं नहीं है। कहाँ गए, किस हाल में उनका क्या हाल हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। घर वाले यहाँ बिलखते रहे, बच्चे रोते रहे कि कभी पापा वापस आएंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। महात्मा गांधी ने भी इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजने के लिए अभियान चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा इस युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन ने ब्रिटिश चिंतकों को भी चौंका दिया। कमाल की बात है
कि ब्रिटिशर्स भी ये एक्सपेक्ट इंडियंस से नहीं कर रहे थे कि इनका दासत्व का यानी स्लेवरी का लेवल इतना तगड़ा है और ये इतने ऐसे लीडर्स के कब्ज़े में, चुंगल में इतने सीधे लोग हैं कि ऐसे लोग जो इनको चूस रहे हैं, इनका क्या कर रहे हैं, इनको खुद को ही नहीं मालूम है। बस एक शक्ल देखी और उसके लिए पागल हो गए कि अच्छा ये तो हमारा भला चाहने वाला है, मसीहा है, ये है वो है। और उस मसीहा ने उनको यहाँ से कन्विंस करके भेज दिया अननोन फ्रंट पे मरने के लिए, और मुड़कर कभी नहीं देखा, कभी पूछा भी नहीं। उनके घर वालों से भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारा आदमी, तुम्हारा वो बंदा जो मैंने फ्रंट पे भेजा था, क्या वो वापस आया? नहीं आया तो कहाँ गया, कहाँ मरा, कहाँ कटा, कुछ नहीं पूछा। भारत के नेताओं को आशा थी कि युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन से खुश होकर अंग्रेज भारत को इनाम के रूप में स्वतंत्रता दे देंगे या कम से कम स्वशासन का अधिकार तो देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग नरसंहार जैसे घिनौने कृत्य से भारत के मुंह पर तमाचा मारा। अब इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा सोल्जर है, हिंदुस्तानी है, इसकी हालत देखिए। ये तो एक बंदा है, ऐसे कितने थे। कूट की घेराबंदी से बचकर निकलने वाला एक अत्यंत दुर्लभ भारतीय सैनिक। ये जितने लोग यहाँ फ्रंट पे आपको लड़ते हुए दिख रहे हैं, ये सारा का सारा आपका और हमारा वर्ग है। यानी ये कोई राजे रजवाड़ों के बेटे बच्चे नहीं हैं, ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो लॉ पढ़ने के लिए ब्रिटेन गए हों या लंदन से अपनी एजुकेशन लेकर आए हों। ये आम आदमी है, साधारण आपके हमारे जैसे लोग हैं। जो लड़ते हैं, जो मरते हैं, वो आप और हम ही होते हैं। 1914 शीतकाल युद्ध के दौरान फ्लैटस्टर्ड की कार्रवाई में द्वितीय राजपूत लाइट इन्फेंट्री के ये लोग हैं। आप 26 जनवरी कभी भी ध्यान से नहीं देखते हैं ना, आपकी बार 26 जनवरी हो तो ज़रूर देखिएगा। ये वही पुराने लोग हैं, ये वही पुराने कैडर्स हैं जिनका अपना एक इतिहास है। जब परेड निकलती है ना तो बताया जाता है कि ये विक्टोरिया क्रॉस मिला है, या ये पदक मिला है, या वो पदक मिला है। आप इसको ऐसे मत सोचिए कि ये कुछ लोग हैं, ये आप और हम ही हैं जो अलग अलग फ्रंट पे लड़ते हैं। और फ़ायदा और मलाई कौन खाते हैं? वो लोग खाते हैं जो एक्चुअल में ना आपके हैं ना इस देश के हैं। गद्दारों की पूरी फौज है जो मलाई खा रही है, कल भी खा रही थी, आज खाने के लिए जीभ लपलपा रही है। मरता आम आदमी है, आपके और हमारे जैसा। ये देखिए, ये फ्रंट पे लड़ रहे हैं, इनके हाथ में ये तोप है छोटी सी। ये उस समय की 1914 की वो है। आजकल जितनी मॉडर्नाइज सिस्टम नहीं था, लेकिन तब के हिसाब से ये बहुत मॉडर्नाइज था। ये गोरखा राइफल, 5वें रॉयल गोरखा राइफल्स, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर 1923 में ये इनकी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। भारत युद्ध के लिए गांव-गांव, शहर-शहर अभियान चलाया, लोगों से भारी चंदा जुटाया और इसके साथ ही बड़ी तादाद में युवा सेना में भर्ती हुए। सेना में अधिकतर जवान खुशी खुशी शामिल हुए, लेकिन जहां लोगों ने आनाकानी करी वहां ब्रिटिश सरकार ने ज़ोर ज़बरदस्ती से भी काम लिया। बहुत से जवानों को जबरन सेना में भर्ती किया गया, जंग के मोर्चे पर भेजा गया। इतना ही नहीं, सेना के अंदर भी उनसे भेदभाव किया जाता था। जो उनके लिए लड़ रहे थे, याद रखिए, ब्रिटिशर्स के लिए जो लड़ रहे थे, उनको ना तो ढंग से खाना दिया जाता था, ना कपड़े ढंग से दिए जाते थे, और उनके लिए माइंड सेट ऐसा किया गया कि भाई आप तो इनके गुलाम हो, ये एक कैटेगरी ऊंचे हैं और आप इनकी कैटेगरी के नीचे हो। यानी अगर वो आपके सर पे जूता रख दें तो इसे आप अपना सौभाग्य समझिए। ये माइंड वॉश किया गया, ब्रेन वॉश किया गया। आज भी हिंदुस्तानियों का ब्रेन ही वॉश किया जा रहा है। और कौन लोगों ने किया? जब अगर आप इसी चैनल पे रहेंगे और बीच बीच में ऐसे वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन के लिए, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, ये आप इन्फॉर्मेशन के लिए इसे रखिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस पर रेफरेंस लेके लिख सकते हैं, लेकिन अभी ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है।
बहुत से जवानों को जबरन भेजा गया, ठीक है। राशन से लेकर वेतन भत्ते, दूसरी सेवाओं के मामले में भी ब्रिटिश सैनिकों से नीचे रखे जाते थे। एक ब्रिटिश सिपाही के खर्चे में कई कई भारतीय सैनिक रखे जा सकते थे। आपको आपकी जगह दिखाई जा रही है। जलियांवाला बाग कांड के लिए कुख्यात ब्रिटिश अधिकारी जर्नल ओ डायर इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की भर्ती करने के मुहिम की जिम्मेदारी निभा रहा था। अब इसने भारत की गरीबी कहिए, स्वामी भक्ति कहिए, मजबूरी कहिए, भारतीय सैनिकों ने लड़ना जारी रखा और इस भेदभाव का असर भी अपनी सेवाओं पे पड़ने नहीं दिया। A village to city campaign was launched for the war. People also collected huge funds, and with this a large number of young people were recruited in the army. Most of the Jawans joined the army happily, but where the people refused, the British government also acted forcefully. Many soldiers were forcibly recruited into the army and sent to the war front. Not only this, they were also discriminated. Discrimination का मतलब होता है भेदभाव करना, discriminated भेदभावपूर्ण रवैया, against inside the army. They were kept below British soldiers in term of ration to salary, allowances and other facilities. Many Indian soldiers could be kept at the expense of a British soldier. British officers, General O'Dwyer, notorious for the Jallianwala Bagh scandal, was carrying out the responsibility of recruiting Indian soldiers during this war. Now call it the poverty of India, Swami Bhakti or compulsion, but Indian soldiers continue to fight, and this discrimination never let the impact on their services. अगर वो भागने की भी कोशिश करते तो कहाँ जाते? इतने मील दूर पड़े हुए थे, तो उन्हें तो वैसे भी मरना था। वो अननोन एरिया में भटकते रहते, मरते तब भी, तो उन्होंने लड़कर ही मरना शायद ठीक समझा होगा। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों के प्रत्युत्तर 3 अलग अलग प्रकार के थे। उदारवादियों ने इसे, उदारवादी दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के जो स्टार्टिंग के जो लोग पदों पे बैठे रहे वो सारे उदारवादी हैं, इस बात को याद रखिएगा। ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझा तथा उसे पूर्ण समर्थन दिया। ब्रेन वॉश क्यों कह रही हूँ मैं? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन लोगों ने आम सीधे साधे लोगों को पट्टी ही यही पढ़ाई। उग्रवादी, जिसमें तिलक भी शामिल थे। उग्रवादी तिलक एक देशभक्त थे, लेकिन आप जब भी इन्हें पढ़ेंगे तो उग्रवादी ही पढ़ेंगे। जब आप, क्यों ये बुक्स जो हैं ये अंग्रेज़ों ने लिखी या अंग्रेज़ों के चमचों ने लिखी और उन गद्दारों ने लिखवाई जो कभी भी लोग आपको ये बताना ही नहीं चाहते थे कि आपका ब्लड कितना प्योर है और क्या खासियत है उस चीज़ में। इसलिए उन्होंने हर जगह जहाँ आप में जो भी कुछ अच्छाई थी वो आपकी बुराई बता बता के आपको समझाने की कोशिश की गई है। युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया क्योंकि उन्हें भी आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। क्रांतिकारियों का मानना था कि युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करना चाहिए। ये एक अच्छा अवसर है, उन्हें इस सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए और साम्राज्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। क्रांतिकारियों में क्रांतिकारी फर्स्ट, उसमें भी उनका रवैया बिल्कुल सही था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उस समय पे भी अंग्रेज यहाँ छोड़ना नहीं चाहते थे। जब सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ी सेना लेकर रंगून तक आ गए, रंगून बर्मा के पास, रंगून बर्मा की राजधानी है और बर्मा जो है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है इंडिया से। तो जब उन्हें लगा कि मार खा के निकलना पड़ेगा तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और एक तरह से जो डिज़र्व करते थे उनको हाशिए पे फेंक दिए और जो नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट थे यानी उनके 1 नंबर के चमचे थे उन सबको अगले आने वाले 50 साल 60 साल एक दूसरे फॉर्म में अपनी कॉलोनी के रूप में उसको सेटअप कर दिया। इस चीज़ को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि ये क्या होता है। जब दिमाग चला के कोई खेलता है ना तो वो दिखाता कुछ और है और एक्चुअल में उसका काम जो है वो कुछ और होता है। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्सिबल, ये सारा तो आप पढ़ लेना। इस युद्ध में भारतीय सिपाही
संपूर्ण विश्व में अलग अलग लड़ाइयों में लड़े, ऑल ओवर वर्ल्ड में लड़े। भारत के युद्ध के प्रयासों में जनशक्ति सामग्री दोनों से भरपूर सहयोग दिया। भारत के सिपाही फ्रांस, बेल्जियम, एडिन, अरब, पूर्वी अफ्रीका, गालीपोली, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, पर्सिया, सलोनिका में बल्कि पूरे विश्व के विभिन्न फ्रंट पे लड़ाइयों के मैदानों में बड़े पराक्रम के साथ लड़े। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के 2 सिपाहियों को इंग्लैंड का उच्चतम पदक विक्टोरिया क्रॉस भी मिला। आप जो ये इंडिया गेट देखते हैं, तो ये इंडिया गेट अमर जवान ज्योति उसके नीचे बाद में सेटअप हुई है। ये इसीलिए बनवाया गया था क्योंकि इस पे ये एक वॉर मेमोरियल है। 1915 के आरंभ में भारतीय सैनिकों को पहले आराम दिया गया, फिर जल्द ही युद्ध में वापसी हुई। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने 9,200 भारतीय सैनिकों को वीरता पदकों से सम्मानित किया। सरकार ने इस विश्व युद्ध में शहीद हुए 74,000 भारतीय सैनिकों की याद में दिल्ली में 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला रखी। जो इंडिया गेट आप लोग देखते हैं, इसमें ये वॉर मेमोरियल है और इसके ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडियंस लड़े थे उनके नाम लिखे हुए हैं। आप लोग बहुत बार जाते होंगे एक पिकनिक स्पॉट, चाय और पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पी के आ जाते हैं, लेकिन कभी इस चीज़ से रिलेट करने की कोशिश नहीं की कि ये इतना पुराना स्ट्रक्चर क्यों बनाया यहाँ पे। कभी जानकारी भी इकट्ठी नहीं करते हैं। यह है 1931 में बनकर तैयार हुआ, जिसमें 13,300 से ज़्यादा सैनिकों के नाम हैं। इंडियन ट्रूप्स, ये सब उसी का ही नीचे कन्वर्टेड पार्ट है। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मुझे खुद को बहुत टाइम के बाद पता लगी। 2018 में पता लगी जब इज़राइल के नेतन्याहू यहाँ इंडिया में आए थे। ये एक इमेज है, देखिए ये 3 मूर्ति की इमेज है। जो तारामंडल है भारत दिल्ली के अंदर, नेहरू तारामंडल, उसके सामने ये स्टैचूज़ खड़े हुए हैं। मैं जब भी यहाँ जाती थी, यहाँ कुछ नीचे लिखा हुआ है तो कभी इस पे ज़्यादा गौर नहीं किया, मगर ये क्यों खड़े हैं तो ये इसकी रखवाली कर रहे होंगे शायद, ये सोच के ऐसे ही स्टैचू बने होंगे, ये सोच के मैं अंदर गई। कभी मैंने इस पर नोटिस नहीं किया और किसी ने कभी बताया भी नहीं, किसी बुक्स में भी नहीं मिलता है। 2018 में जब इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार भारत आए तो नेतन्याहू और पीएम मोदी जो हैं वो एयरपोर्ट से सीधे 3 मूर्ति चौक गए और यहाँ उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भारतीय सैनिकों के बलिदान से जुड़ा एक और ये पार्ट जो है, ये 3 मूर्तियाँ जो हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड हैं, बलिदान से जुड़ा है ये जगह। मैं कई बार यहाँ गई हूँ, परंतु इन मूर्तियों का इतिहास आज तक किसी ने नहीं बताया। मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो इसे नेहरू जी के घर के रूप में जानते हैं। मैं भी सोचती थी कि इतना बड़ा बंगला बनवा रखा है, भाई नेहरू जी तो बहुत पैसे वाले होंगे। यहाँ नेहरू तारामंडल है जहाँ नेहरू जी के कपड़े, चप्पल, किताबें, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सब है यहाँ पर सब नेहरू जी का है। इस देश का भगवान है नेहरू। बाहर मुस्तैद 3 जवानों का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं मिलता, किताबों में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। 3 मूर्ति चौक का नाम बदला गया। 3 मूर्ति चौक अब इज़राइल के शहर हाइफा के नाम पर 3 मूर्ति हाइफा चौक के नाम से जाना जाएगा। ये बात इसके चेंज के उसमें आई। इसका संबंध 3 मूर्ति चौक का इज़राइल के साथ ऐतिहासिक संबंध है। 3 मूर्ति स्मारक की तीनों मूर्तियां तांबे की बनी हैं जो हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लैंसर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये तीनों 15 इंपीरियल सर्विसेज कैवलरी ब्रिगेड का हिस्सा रह चुके हैं। इज़राइल के हाइफा शहर में 23 सितंबर 1918 को जंग लड़ी गई। इस लड़ाई में राजपूताने की सेना का नेतृत्व जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत सिंह ने किया था। इस लड़ाई में जोधपुर की सेना के करीब 900 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। आखिर में राठौरों को विजय मिली और उन्होंने हाइफा पर कब्जा कर लिया। राठौरों की इस बहादुरी से प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ ने फ्लैग स्टाफ हाउस के नाम से अपने लिए एक रिहायशी भवन बनवाया। ये जो है ये फ्लैग स्टाफ हाउस कमांडर चीफ का बनाया हुआ घर है, जो नेहरू का घर हम समझते हैं कि शायद ये नेहरू का कोई कोठी वोठी रही होगी। मतलब यह कि किसी ब्रिटिशर ने बनवाई थी, नेहरू की नहीं है यह जगह।
जो उसके यादगार, उसकी कोई यादगार वगैरह नहीं है। ये एक तरह से कब्जाने की जैसी नीति है, वही समझ लीजिए इसे भी। उन बहादुर मिडिल क्लास या आपके हमारे पूर्वजों की यादगार है ये जगह, जिन्हें यहाँ से ज़बरदस्ती गांधी जी विदेशों में लड़ने के लिए भेजे और भूल गए हमेशा के लिए, जैसे वो कोई हो ही ना हमारे। और कभी भी उनके मरने पर भी शायद एक दिन का व्रत या उपवास रखने की ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो मिडिल क्लास आदमी थे। आप और हम एक आंकड़े हैं, सरकार के नेता थोड़ी हैं। अगर 400 आदमी, अभी रिसेंट में कोरोना काल में नेता मरते हैं, 50 बार न्यूज़ आती है, हर जगह हेडलाइंस में नाचते कूदते इरफान खान मर गए, इरफान खान मर गए। अभिनेता मरे तो 50 जगह नाम आया। 435 आदमी मर गया दिल्ली में, एक दिन में 600 आदमी मर गया दिल्ली में। आप और हम आंकड़े हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपनी जगह को समझने की कोशिश कीजिए कि आप कौन हैं और आपकी अहमियत क्या है। पूरे इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं गांधी जी और नेहरू जी के महान कारनामों से, पर ये लोग जो वास्तव में असली हीरो हैं, इनका नाम काम भी 2018 से पहले हमें नहीं पता चलता। मुझे नहीं पता था जब मैंने मोदी जी के भाषण सुने, और ऐसा नहीं, जब मैं उनके भाषण सुनती हूँ तो मैं उसको क्रॉस कंफर्म ज़रूर करती हूँ। लगभग 70 साल सत्ता में रहे लोगों ने क्या किया, हमारे देशभक्तों को देशद्रोही और कायर साबित करने की मशक्क़त के अलावा। अब जब भी आप इस जगह जाएं, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जब भी जाएं इस जगह पे, तो याद करें कि ये हमारे पूर्वज राठौरों की एक ऐसी यादगार है। राठौर कितने बहादुर हैं और कितने ब्रेव सोल्जर्स हैं, जिनका खून हम लोगों के अंदर दौड़ रहा है, जो विदेशों में भी जाके, एक अननोन जगह पे जाके अनजान लोगों के लिए लड़े, और ना सिर्फ लड़े, जीते भी। कितने महान थे। अब इस जगह का नाम 3 मूर्ति हाइफा चौक रखा जाएगा, जो एक अच्छी बात है। कमाल की बात है कि इस देश की संतानों को जो विदेशों में लड़ी, इस देश के गद्दार नेताओं ने भुला दिया, परंतु जिनके लिए वे लड़े वो आज भी उन्हें याद रखे हुए हैं। ये एक सुखद आश्चर्य है। इज़राइल की सरकार आज भी हाइफा, यरूशलेम, रमल्ला और ख्यात के समुद्री तटों पर बनी 900 भारतीय सैनिकों की समाधियों की अच्छी तरह देखरेख करती है। इज़राइल के बच्चों को इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। ये हम हिंदुस्तानियों के लिए कितने गर्व की बात है कि कहीं और हमारी गाथा गाई जा रही है, लेकिन हमारे बच्चों को ही नहीं पता। और आखिरी में बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि कभी ये मत भूलना कि हम भारतीय हैं। नेताओं को हमारी सादगी को हमारी मूर्खता नहीं समझना चाहिए। सुनो, समझो और सही समय आने का इंतज़ार करो। और जब भी 5 साल के बाद आपको ये वोटिंग का राइट मिलता है, तो सोच समझ के वोट करना चाहिए, जो भी वोट करने लायक है। और घर पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक ही बार ये मौका मिलता है, और अगर आपने उस मौके को सही इस्तेमाल नहीं किया तो दिल्ली जैसी हालत हो जाएगी। अभी आई होप आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।